Okay, so we were discussing about the valence bond theory in previous lectures. Now we will discuss about the next theory, that is crystal field theory. We will discuss crystal field theory. Okay, this theory was proposed by two scientists, Bethe and Blake. Okay, just try to differentiate between black and Blake. Okay, तो बेथे एंड ब्लैक ने इस थ्योरी को दिया था. द बेसिक आइडिया अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज जस्ट टू लाइन स्टेटमेंट ओनली. ओके, इसमें क्या कहा गया है, अगर इस थ्योरी को लिखने के लिए आए तो द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड इज purely ionic. The interaction between metal and ligand is purely means 100% ionic, in which the ligand is treated as or considered as a point charge, इसको किसकी तरह कंसीडर किया जाता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जाता है. दिस इज बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इतना ही है, अपने में बहुत ही आसान है, तो डेफिनेटली इट इज क्वाइट इजी. तो एक बार फिर से समझ लो. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड इज प्योरली आयनिक. मीन्स इसमें जरा सा भी कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होता. कोवैलेंट कैरेक्टर के ना होने का मतलब समझते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं. एंड द लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज. लिगैंड को किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है. सो अब बात करते हैं कि आगे भी क्या कुछ इसमें है. तो हाँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें आप आगे समझिए. यूजुअली द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड फ्रॉम द लिगैंड इज एक्सेप्टेड बाय द d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द मेटल. ओके, यही होता है. लिगैंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दैट इज एक्सेप्टेड बाय d ऑर्बिटल. मीन्स d ऑर्बिटल डेफिनेटली वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है. अगर नहीं भी रहता है तो वो अफेक्ट होता है उससे. अब आप थोड़ी बात और समझिए कि यूजुअली d सबसेल में कितने d ऑर्बिटल होते हैं. देयर आर 5 d ऑर्बिटल इन d सबसेल, जस्ट 5, एंड ऑल दीज 5 d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी. ओके, किसी की एनर्जी कम ज़्यादा होती है, आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं. दिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल. ओके, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मीन्स व्हेन there is no interaction between ligand and metal, all the d orbital of the central metal are degenerate atomic orbital, means they have same energy. But when ligands approach towards central metal, यानी जब लिगैंड सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करना शुरू करते हैं, तो अगर ये अप्रोच स्फेरिकल हो, मतलब जस्ट ये मेटल है और मेटल की चारों तरफ जस्ट स्फेरिकल मैनर में ये नेगेटिव चार्ज या लिगैंड अप्रोच करे, तो ये डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी. बट ऐसा होता नहीं है. आपको पता है कि जो लिगैंड का अप्रोच है टुवर्ड्स मेटल, सेंट्रल मेटल, एटम और आयन, ये क्या होता है, एक फिक्स ज्योमेट्री में होता है. कभी कैसा होता है, कभी टेट्राहेड्रल होता है, कभी ऑक्टाहेड्रल होता है, कभी स्फेरिकल तो कभी भी नहीं होता ना. इसका मतलब ये है कि जब लिगैंड इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो ये स्फेरिकल ना होकर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कम होगा. तो यानी ये जो डीजेनरेसी होती है इट इज लॉस्ट, ये खो जाती है, खराब हो जाती है, डीजेनरेसी नहीं रह जाती है. और जब डीजेनरेसी नहीं रह गई तो ये क्या होता है, एनर्जी एक्सिस है ना. यहाँ पे पांचों को एक साथ लिखने का मतलब है इनकी एनर्जी आपस में इक्वल है. बट व्हेन द डीजेनरेसी इज लॉस्ट, d ऑर्बिटल ऑफ d सबसेल ब्रेक डाउन इनटू 2 ग्रुप. क्या होता है, जब लिगैंड इनकी तरफ अप्रोच करता है तो डीजेनरेसी खत्म होती है, और डीजेनरेसी खत्म होते ही क्या होगा, जो लिगैंड यानी जो d ऑर्बिटल हैं वो क्या होते हैं, 2 सेट में ब्रेक हो जाते हैं. कुछ की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी,
कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये अभी हम बाद में पता चले करेंगे कि किसकी एनर्जी बढ़ेगी, किसकी एनर्जी कम होगी, ये सारी बातें आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। यहाँ तक मामला क्लियर है? एक बार मैं फिर से पूरी बात को रिपीट करता हूँ। ओके, सो द टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गिवन बाय बेथे and Blake. Okay, they proposed the idea behind the crystal field theory. According to this theory, the interaction between metal and ligand is 100% or purely ionic. Means there is no concept of orbital overlapping. No concept of orbital overlapping. Okay. And in this concept, ligands are treated as point charge. इनको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आप समझिए कि when the distribution of positive or negative charge around the central metal atom is spherical, then the d orbital present in the central metal are degenerate. यानी जब तक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल का मतलब सिमेट्रिकल भी होता है, हर डायरेक्शन से एक जैसा, तब तक इनकी डीजेनरेसी बनी रहती है। ये एनर्जी एक्सिस है। लेकिन लिगेंड जो है वो हमेशा स्फेरिकल मैनर में नहीं होते हैं, वो एक फिक्स डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं। तो जैसे वो फिक्स डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे तो भाई लिगेंड्स क्या है, वो भी तो चार्ज ही है ना। तो जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन अब सिमेट्रिकल नहीं रहा, मान लो इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, है ना। तो अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, और जब सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो जो डी ऑर्बिटल है इट लूजेज इट्स डीजेनरेसी और इट स्प्लिट अप इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और चूंकि ये क्रिस्टल फील्ड का फॉर्मेशन कर कौन रहा है, ये क्रिस्टल फील्ड का फॉर्मेशन कर कौन रहा है, तो लिगेंड करते हैं ना। लिगेंड ही तो इसकी चारों तरफ एक चार्ज की फील्ड बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी जो लिगेंड जिसके चारों तरफ चार्ज की फील्ड बनाते हैं उसको क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। और इस फील्ड की वजह से जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि यही बेसिक है, यही आपका बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है। चलिए, मैंने क्या कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड का अप्रोच 100% आयनिक होता है। ये क्लियर है? आयनिक का मतलब है कि कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें मान के चलेंगे कितना है, 0 है। अगर 100% आयनिक है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज डेफिनेटली विल बी 0। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। इनको एक पॉइंट चार्ज की तरह जो है हम ट्रीट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट दैट when the distribution of charge is symmetrical, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब स्फेरिकल अगर है, तो जो मेटल में डी सबसेल में प्रेजेंट डी ऑर्बिटल है दे आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब समझते हैं आप? डीजेनरेट का मतलब सभी डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल। बट लिगेंड्स, the distribution of ligand or approach of ligand towards central metal is not spherical manner. It is not in a spherical manner. मतलब वो spherical way में थोड़े अप्रोच करते हैं। They approach towards central metal in a fixed or particular direction. एक फिक्स डायरेक्शन से वो अप्रोच करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब ये फिक्स डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं then the degeneracy of d orbitals of central metal इट इज लॉस्ट, ये खत्म हो जाती है। और अब जब डीजेनरेसी जो है लूज हो जाएगी तो जो डी ऑर्बिटल होता है ये 2 सेट में ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक होगा, ब्रेक होने का रूल क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ब्रेक हो जाता है। एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और ये क्रिस्टल फील्ड का फॉर्मेशन कर कौन रहा है, यानी स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड की चारों तरफ आ जाना है। लिगेंड मेटल के चारों तरफ
एक चार्ज की फील्ड बना दिया ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड। और इनकी वजह से जो स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल की, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसका पैटर्न क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। क्यों होती है, तो चूंकि डीजेनरेसी लूज होती है। अब डीजेनरेसी लूज होने का रीजन ज़्यादा डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है, आई थिंक इतनी बात अगर क्लियर है तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ओके, ये ज़्यादा ज़रूरी है, जितना समझ में आए उसे आप नोट करें। सो द हेडिंग विल बी क्रिस्टल फील्ड theory. Okay, this theory was proposed by Bethe and Black. According to this theory, according to this theory, the interaction between metal and ligand is purely electrostatic or ionic. Okay, both have same meaning. Okay, electrostatic or ionic. Here the ligands are treated as are treated as point charge. अब लिगैंड के दो केस हो सकते, नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो डाइपोल होगा, डाइपोल डेफिनेटली होगा, तो वो कंसीडर किया जाएगा। तो एच पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायन, अगर एनायन है, इन केस ऑफ एनायन, और एच डाइपोल, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसको डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे, और एच डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही ना, ये कह रहा है कि अगर आपका लिगैंड एनायन है तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसको एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद जो बात आपको नोट करनी है वो ये कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी रीजेनरेसी रहती है, और आपको पता है रीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि उनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है, सेम होती है। तो इस बात को आप लिख लीजिए, all 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion. What may be the case? Okay, atom or ion is atoms or ion have same energy, and having same energy means that is they are degenerate. They are degenerate means those atomic orbitals which have same energy are to be known as degenerate atomic orbital. This degeneracy is maintained if a spherical
इफ स्फेरिकल और स्फेरिकल है तो सिमेट्रिकल डेफिनेटली होगा। तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल spherically symmetrical will be better. A spherically symmetrical field is spherically symmetrical field of what? Symmetrical field of negative charges surround the metal atom or ion. Okay, but when this negative field, यानी जो नेगेटिव फील्ड है वो किसकी वजह से, लिगैंड की वजह से है ना। व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज, जो नेगेटिव फील्ड है इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड, याद रखना इसे। ओके, जो नेगेटिव फील्ड है या फिर इसको बाद में लिखेंगे। व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगैंड, यानी मेटल एटम के चारों तरफ लिगैंड की वजह से जो नेगेटिव फील्ड होती है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। अगर कभी आता है कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड, ओके, ड्यू टू लिगैंड इन अ कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स में लिगैंड की वजह से मेटल एटम के चारों तरफ जो नेगेटिव फील्ड होती है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। तब होता क्या है, ओके, degeneracy of the d orbitals is lost, ओके। ये आपको मैं बता चुका हूं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इन रिजल्ट, इसको आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स। ओके, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो d ऑर्बिटल होता है स्प्लिट हो जाता है। दिस स्प्लिटिंग of d orbital is termed as crystal field splitting. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दो बातों पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ फील्ड का नेचर क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन the nature of the field। एक तो फील्ड के नेचर पे, लिगैंड, ज्योमेट्री, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द फील्ड, लिगैंड के नेचर और नंबर दोनों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री, etc। कई सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये हुआ। अब दो बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी कि बेचारा स्प्लिट होता क्यों है, डी ऑर्बिटल ऐसा क्या मजबूरी है कि स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने पे क्या होता होगा, क्यों हुआ, पहली बात तो वो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों होता है
उसके साथ साथ स्प्लिट होने के बाद क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो ठीक है, आज के इस लेक्चर में लिखने के लिए इतना ही है, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बात जो लिखाऊंगा नहीं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रीवियस नॉलेज है, एंशिएंट कह सकते हैं, है ना, आपके लेवल पे, कि देखो देर आर 5 d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dxz, dx2y2 एंड dz स्क्वायर। ठीक है, अब इनके अप्रोच, इनका ओरिएंटेशन देख लीजिए। दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस। इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है? अलोंग एक्सिस होता है, यानी अगर ये एक्सिस है मान लो एक्स वाई जेड, तो ये दो डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होंगे, यानी एक्सिस की डायरेक्शन में ही होंगे ऐसे। लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन होता है, दीज 3 डी ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। ये बात आप याद रखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बिटवीन द एक्सिस मीन्स जैसे ये एक्स वाई इस एक्सिस के बीच में यहाँ ऐसे कहीं होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे, और ये अलोंग द एक्सिस होंगे। इस बात को आप याद रखेंगे तो आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। इस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, और इसको समझे बिना, क्योंकि स्प्लिटिंग इन्हीं इस डी जो डी सबसेल उन्हीं के 5 डी ऑर्बिटल की होनी है। तो आपको अगर ये नहीं पता कि कितने टाइप के होते हैं और किसका ओरिएंटेशन कहाँ होता है, तो डेफिनेटली स्प्लिटिंग आपके लिए है ही नहीं। तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कैसी होगी, किसकी एनर्जी बढ़ेगी, किसकी एनर्जी कम होगी, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रहेगा, किस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब किस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ये सिर्फ 2 बातें, ये 5 टाइप्स और हर एक का ओरिएंटेशन कैसा है, ये आपको अगर याद है तब। ओके।